ये कभी उनको अगर ये लगता है कि हमने षड्यंत्र करके टैब फर्जी टैब बनाई है, अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ मैं। कल राजस्थान के विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा हुआ है। कल प्रश्नकाल के दौरान सुबह से ही शून्यकाल से ही विपक्ष धरने पर बैठता हुआ नजर आ रहा था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस्तीफा दो के नारे लगते हुए नजर आ रहे थे। आखिर ऐसा क्यों? क्या है ये फोन टेपिंग का मामला? मैं आप सभी को बताता हूं। आज से लगभग साल भर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में विवाद चल रहा था और दोनों पक्ष अलग अलग हो गए थे और कुछ विधायक अशोक गहलोत के साथ में थे तो कुछ सचिन पायलट के साथ में खड़े होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो सचिन पायलट के साथ में विधायक थे उनके चक्कर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरकार को बचाने के लिए विधायकों की बाड़ाबंदी करनी पड़ी थी और इन बाड़ाबंदी के दौरान एक ऐसी घटना हुई है जिसके चक्कर में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ये मामला आज का नहीं है, ये मामला लगभग साल भर पहले का बताया जा रहा है जब फोन टैपिंग की बात सामने आई थी। आप सभी को बता दूं, पायलट, विश्वेंद्र और भंवरलाल, इन तीनों की फोन टैपिंग को लेकर के ये मामला उजागर हुआ है और कल विधानसभा के अंदर फोन टैपिंग मामले को लेकर के दोनों पक्षों के अंदर बहस होती हुई नजर आई और इसका नतीजा ये निकला कि हवा में बातें ना करते हुए तथ्यों के आधार पर बात करें, यह सीपी जोशी ने कहा। साथ ही साथ अब आज इस पर कार्रवाई की जाएगी और इस पर चर्चा भी की जाएगी कि आखिर ये मुद्दा है तो मुद्दा है क्या। लेकिन इसमें बड़ी बात मैं आप सभी को बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस समय कहा था, लगभग साल भर पहले उन्होंने अपना बयान दिया था और कहा था कि ये फोन टैपिंग करना गलत है और यदि हमारे द्वारा फोन टैपिंग की गई है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब जब ये बात सामने आई कि फोन टैपिंग की गई है और इसके तथ्य भी अब खंगाले जा रहे हैं और जब अब ये तथ्य खंगाले जा रहे हैं तो विपक्षी पार्टी सहित कई लोग इसमें शामिल हो चुके हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आप इस्तीफा दो। लेकिन वहीं अशोक गहलोत ने कल शाम को अपना फेसबुक और ट्विटर के ऊपर एक बयान जारी किया और उस बयान के अंदर उन्होंने कहा कि यह मामला अलग है और इस मामले के अंदर अमित शाह और कई ऐसे नेताओं का नाम सामने आ रहा है जो सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने पहले तो सरकार गिरा नहीं पाए और अब सरकार को गिराने की दोबारा से कोशिश की जा रही है। लेकिन जब इस मामले के अंदर सचिन पायलट, विश्वेंद्र और भंवरलाल, ये तीनों की फोन टैपिंग है, तो इन तीनों की फोन टैपिंग मामले को लेकर के आखिर ये मुद्दा ही जब इन तीनों पे चल रहा है तो फिर सचिन पायलट का कोई भी बयान क्यों सामने नहीं आ रहा? क्या राजस्थान सरकार के अंदर सही में फोन टैपिंग की गई है या फिर अब इस फोन टैपिंग को छुपाने के लिए सचिन पायलट को चुप करवाया गया है? तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साल पहले क्या कहा था और कल उन्होंने फेसबुक और ट्विटर के ऊपर क्या बयान दिया है और साथ ही साथ अब इसके अंतर्गत आगे क्या कुछ हो सकता है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी खास रिपोर्ट की ओर। ऑफिस में रिजल्ट होता भी नहीं है। ये कभी उनको अगर ये लगता है कि हमने षड्यंत्र करके टैब फर्जी टैब बनाई है, अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ मैं। ये आरोप लगाते हैं कि मैंने मेरे ऑफिस में टैब बनाई है। अगर ये साबित हो गया तो आप राजनीति छोड़ने के लिए? मुझे क्या अधिकार है? अगर मैं झूठी टैब बनवाऊँ लोगों की अपने हित के अंदर सरकार बचाने के लिए, तो मेरा मॉरल अधिकार है कि मैं सरकार में बना रहा हूँ। इसमें फोन टैपिंग के मामले के बारे में नियम और कानून प्रावधान बने हुए हैं। विधानसभा में एक विधायक के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने एडमिट किया है कि फोन टैपिंग हुई है और इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो कांग्रेस पार्टी का जो अंतर्कलह था जिसमें एक पूरा विग्रह हुआ, उसके बाद इसी आधार पर कुछ ऑडियो जारी हुए, उसका सोर्स सरकार नहीं बता पाई और उसी ऑडियो के आधार पर अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ राजद्रोह तक का मुकदमा दर्ज हुआ, एसओजी में भी और एसीबी में भी। जब ये प्रश्न में ये एडमिट किया गया तो ये शंका खड़ी होती है कि फिर जाने कितने विधायकों के, सांसदों के और प्रमुख लोगों के फोन टैप हुए हैं
देश में जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो 1988 में कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े पर यह आरोप लगा था और उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसी तरीके के आरोप 2010 में कांग्रेस के और कुछ कथित नेताओं के बीच में वार्तालाप को लेकर हुआ। इस देश में फोन टैपिंग सामान्य तौर पर बिना अनुमति के अपराध की श्रेणी में आता है। तो मुझे लगता है कि सरकार और मुख्यमंत्री पूरे तरीके से गिर गए हैं। हमने कहा है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से पहले इसकी सीबीआई जांच की आदेश देके जाएंगे। वहीं जयपुर प्रदेश में फीस को लेकर आज भी फसाद जारी है। आपको बता दें कि निवारू रोड स्थित निजी स्कूल में अभिभावक इकट्ठे हो गए हैं और फीस के लिए परिणाम रोकने के लिए विरोध जता रहे हैं। करीब 200 से ज्यादा अभिभावक स्कूल के सामने जुटे हैं। अभिभावक स्कूल प्रशासन से मिलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभिभावकों को रोका गया है स्कूल के गेट के बाहर। राजस्थान की राजधानी जयपुर जो दिन प्रतिदिन अवैध निर्माणों का अड्डा बनती हुई नजर आ रही है। लगातार भूमाफियाओं के द्वारा अवैध निर्माण किए जा रहे हैं और इन अवैध निर्माणों पर जेडीए बिल्कुल भी शिकंजा नहीं कस पा रहा है। तो इसी को लेकर के आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर पत्रकार करतार सिंह मौजूद हैं, जो आज इन सभी निर्माणों से संबंधित जानकारी हम सब तक पहुंचाएंगे और जेडीए के अधिकारियों से उनकी आखिर क्या बातचीत हुई है उस बारे में हमको अवगत करवाएंगे। तो करतार जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो के अंदर। करतार जी, आए दिन राजधानी जयपुर के अंदर कभी किसी जोन के अंदर तो कभी किसी और जोन के अंदर अवैध निर्माण देखने को मिलते हैं, तो क्या जेडीए इन पर लगाम नहीं लगा पा रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस देश की जनता भोली भाली को मैं बता दूं कि आज की तारीख में सबसे पहले अगर पीड़ित परिवार है तो वो रिपोर्ट दर्ज करवाता है या फ़ोन के माध्यम से जैसे तैसे सूचित करता है पुलिस को, तो वो एक नंबर है कंट्रोल। उस कंट्रोल पे जितनी भी शिकायतें जाती है तो एक भी शिकायत का समस्या का समाधान जेडीए के जोन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है। नहीं, जेडीए के जोन परिवर्तन अधिकारी के द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन जब शिकायत करी जाती है उस शिकायत के बावजूद भी अगर कोई एक्शन ना ले तो आखिर कहां पर शिकायत करें? नहीं, इसमें एक ही उपाय है। अगर आप लिखित में भी अगर जेडीए की शिकायतें वहाँ पे देते हो तो वो एक कचरा बनकर रद्दी के भाव जो बिकता है वो भी भाव नहीं रहता। उससे जो एप्लीकेशन जो कंप्लेंट जो की जाती है वो डस्टबिन में डाली जाती है और वो अवैध निर्माण पूरा निर्माण कर लिया जाता है भूमाफिया द्वारा। राजस्थान की राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाती है, लेकिन कहीं भी आपको गुलाबी नजर नहीं आएगी, अवैध निर्माणों के अड्डे के नाम से जानने को मिलेगी। क्योंकि ऐसा ही मामला आपको बता दूं, जोन 8 में ले लो, जोन 9 में ले लो, 10 में ले लो, 11 में ले लो, पियारन साउथ में ले लो, ऐसे तमाम जगह है जेडीए के अंदर जहां पे जोन परिवर्तन अधिकारियों ने हद पार कर रखी है। जेडीए में एक ही यानी साफ सुथरा व्यक्ति इंसान है, रघुवीर सैनी, जो अगर हल्की सी भी अगर शिकायतें जाती है तो उस बिल्डिंग को तुरंत प्रभाव से सीज की जाती है। लेकिन जोन परिवर्तन अधिकारी को अगर आप शिकायत करेंगे या लिखित में करेंगे या खबर भी अगर मीडिया के माध्यम से आप उजागर करेंगे तो भी यानी जोन परिवर्तन अधिकारी के कोई असर नहीं होता। आप कह रहे हैं जैसे कि जोन परिवर्तन अधिकारी के असर नहीं होता और दूसरी तरफ रघुवीर सैनी इस पर एक्शन लेते हैं, तो आखिर रघुवीर सैनी इन जोन परिवर्तन अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं करते? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जोन परिवर्तन अधिकारी के ऊपर उनके हाथ की बात नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। अगर कोई लेन देन का मामला सामने आए तो तत्काल प्रभाव से एसीबी की टीम है, दिनेश एमएन जी की, जो आप देख ही रहे हैं पूरे राजस्थान में तहलका मचा हुआ है। ऐसा वीडियो और ऐसे लेन देन का मामला सामने आएगा तो ये भी एक न एक दिन आएगा, बहुत जल्द आएगा, ये भी बहुत जल्द आएगा। जेडीए जोन परिवर्तन अधिकारियों द्वारा पर छत के लाख रुपए लिए जाते हैं। वो सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिली है कि पर छत के लाख रुपए लिए जाते हैं, लेकिन अवैध निर्माण उसके बाद पूरे किए जाते हैं। जिस दिन आप एक छत का अगर लाख रुपए नहीं देंगे तो उसी दिन जेडीए जोन परिवर्तन अधिकारी द्वारा नोटिस दे दिया जाता है 32-33 का। वो नोटिस सिर्फ नोटिस है कागजों में, ताकि भूमाफियों में डर पैदा हो कि नोटिस हो गया, अगले नोटिस पे बिल्डिंग सीज हो जाएगी, तो मजबूरन भूमाफिया जो बिल्डिंग बनाते हैं उन्हें पर छत के लाख रुपए देते हैं, उसके बावजूद ये अवैध निर्माण पूरे होते हैं। लेकिन करतार जी, जैसा कि आप ये बता रहे हैं कि पर छत की रिश्वत दी जाती है, तो ये आखिरकार रिश्वत देने का जो ये खेल है वो कहां से शुरू होता है? कि मतलब जोन परिवर्तन अधिकारी से शुरू होता है या उनके नीचे भी कोई अन्य व्यक्ति कार्य करते हैं जिनसे ये रिश्वत का खेल शुरू होता है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से
सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये खेल वहां से शुरू होता है जब बिल्डर अगर आपकी बिल्डिंग बनाता है, बिल्डर फ्लैट्स बनाते हैं, तो वो जीरो सेटबैक पर ये निर्माण करते हैं। जेडीएस से बिना नक्शा यानी पास करे हुए बिल्डिंगें बनाते हैं, ताकि अगर जेडीएस से नक्शा पास हो, जेडीएस से अगर परमिशन लेनी पड़ती है तो पर बिल्डिंग जो बिल्डर बनाते हैं 15 से 20 फ्लैट जो बनाते हैं, जेडीएस से नक्शा पास अगर वो करवाएंगे तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए वहां जमा करवाने होते हैं। वो 15 से 20 लाख रुपए जमा ना कराते हुए जोन परिवर्तन अधिकारी को पर छत के लाख रुपए भी सेटलमेंट कर लेते हैं। तो इसका मतलब तो ये साफ साफ हो गया कि जो राजस्व सरकार के पास में जाना चाहिए 15 से 20 लाख रुपए का, वो राजस्व का 1% या 10% जोन अधिकारी लेकर के वहां मामला शांत कर देते हैं। लेकिन अगर इस मामले की जानकारी आगे तक पहुंचती है और इस जानकारी को आगे तक पहुंचाने के बाद में आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्योंकि अभी एक ताजा मामला सामने आया था जोन 8 से, जहां पर जोन 8 के अंदर एक अवैध निर्माण किया जा रहा था और उस अवैध निर्माण की शिकायत भी बार बार की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी वह रुका नहीं। क्या हुआ उस शिकायत से, आखिर हुआ क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उच्च अधिकारियों ने आखिर क्या किया। मुख्यमंत्री पोर्टल पे 181 पे भी शिकायतें उसकी की है, जेडीए कंट्रोल में भी बार बार उसकी शिकायतें, तमाम जगह उनकी शिकायत की गई है। तो जेडीसीआई द्वारा कहना होता है, जेडीए प्रवर्तन अधिकारी जिसको बोलते हैं, उनका कहना होता है कि नोटिस दे रखा है। क्या वो नोटिस कागजों के नाम से ही है या सरकारी कागजों का भूमाफियों में कोई डर नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सरकारी कागजों को भूमाफिया के अंदर डर नहीं है, क्योंकि सरकारी कागजों को अगर भूमाफिया के अंदर डर होता तो वह यह अवैध निर्माण नहीं करते, और इन अवैध निर्माणों के चक्कर ही यह गुलाबी नगरी अवैध निर्माणों से जानी जाती है। तो ताजा अपडेट हम आपको और देते रहेंगे इस खास मुलाकात के अंदर। बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम किसका बंगाल में। आमतौर पर चुनाव का मुद्दा विकास का, शिक्षा का या रोजगार का देखने को मिलता है, लेकिन बंग की जंग में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? गुंडागर्दी और गुंडाराज। बंगाल के हर नेता की जबान पर यही शब्द गूंज रहे हैं। आज बंगाल में जेपी नड्डा, ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ की रैली थी, जहां इन सब के अपनी सभाओं में गुंडागर्दी का मुद्दा उठाया। अब सवाल यह है कि बंगाल में सत्ता पक्ष सुरक्षित नहीं है और ना ही विपक्ष। आखिर क्या बंगाल में गुंडे इतने बेलगाम हो गए हैं? ये तस्वीर है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने विपक्ष के खिलाफ कल बांकुरा में दहाड़ लगाई है। लेकिन तीनों की सभाओं में एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, गुंडा और गुंडागर्दी। ট্রেনে করে গুন্ডা নিয়ে আসা হবে, টিএমসি के गुंडे तो गुंडा দিয়ে আমরা ইলেকশন করতে দেব না। वहीं ममता बनर्जी ने लगातार दूसरे दिन अपने विरोधियों को व्हील चेयर से ललकारा और कहा कि ये मेरी हत्या करके चुनाव जीतना चाहते हैं, जो नहीं हो पाएगा। ममता इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि बीजेपी बाहर के गुंडों के दम पर बंगाल पर कब्जा करना चाहती है। ইলেকশনে মানে গায়ের জোরে ইলেকশন হবে, লুট করা হবে, রেলে করে গুন্ডা নিয়ে আসা হবে, সেই গুন্ডা রেল স্টেশনে থাকবে, ইলেকশনের দিন এলাকায় ঢুকবে এবং জোর করে ইলেকশন দখল করবে। বহিরাগত গুন্ডা দিয়ে আমরা ইলেকশন করতে দেব না, कि बीजेपी जितना भी खतरा मेरे को करते तय करने दो। वहीं जब ममता ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया तो बांकुरा की रैली करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी के गुंडों का हिसाब करने का ऐलान कर दिया। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के परिवार से हैं जो लोग शहीद हुए हैं। टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते, और याद करना 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। वहीं ममता बनर्जी ने अपने 2 दिन की रैली में बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। यहां तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अब वो बीजेपी को एक ही पैर से खेला दिखाएंगी। वहीं जब ममता ने खेला की बात कही तो बांकुरा के विष्णुपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने रोड शो के दौरान कहा कि खेला अब नहीं होगा,
क्योंकि खेला अब खत्म हो चुका है। जहां एक तरफ योगी और नड्डा ने ममता पर गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गुंडागर्दी को लेकर टीएमसी पर हमला बोला। अब सवाल ये उठता है कि क्या बंगाल की राजनीति में विकास, रोजगार और जनता के हित के तमाम मुद्दों की जगह इन गुंडागर्दी जैसे मुद्दों ने ले ली है। अब बात करते हैं चुनाव के दौरान धार्मिक हो रहे नेताओं की। चुनाव के वक्त हर धर्म के लोगों को खुश करना होता है, तो जहां एक तरफ कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाते नजर आते हैं, वहीं ममता बनर्जी चंडी पाठ करती नजर आती हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये चुनाव के मुद्दे विकास का है या कौन से नेताओं को कौन सा मंत्र आता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहा सदा नमोस्तुते। अगर आप बंगाल के इलेक्शन की खबरों से नदारद हैं, तो आप मंत्रों और नारों को सुनकर हैरान हो जाएंगे कि लोकतंत्र का पर्व है या कोई त्योहार। जहां एक तरफ सफेद साड़ी में ममता चंडी पाठ कर रही हैं, वहीं भगवा में योगी आदित्यनाथ जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। विडंबना देखिए कि चुनाव बेहतर नेता चुनने का हो रहा है, लेकिन नेता किन प्रतिबद्धता धर्म के सहारे खुद को बेहतर साबित करने की है। 2 दिन में 14 मंदिरों के दर्शन किए गए, वहीं अब चुनाव के दौरान हर सभा में धर्म के मंत्र के जाप सुनाई दे जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या धर्म की ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है बंगाल में। बंगाल की जंग में पलटवार और वार का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और बंगाल के जंग की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 19। वही खबर जयपुर से, जहां बैंक के बाद बीमा कर्मियों की हड़ताल हुई है। 17 और 18 मार्च को ये हड़ताल करेंगे बीमा कर्मी। निजी कारण और LIC के IPO के मुद्दे पर ये नाराजगी जता रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में 23 दिन से कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल के बाद हौसला अफजाई करने आज प्रफुल्ल अकाल पहुंचे हैं। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले 23 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन एवं पिछले 16 दिन से चल रही भूख हड़ताल पर कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल अकाल राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। उनके साथ क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय ठाकुर एवं प्रांत संगठन मंत्री अर्जुन तिवारी एवं प्रांत मंत्री होशियार मीणा भी प्रवास राजस्थान विश्वविद्यालय में रहा। साथ ही वहां पर विभाग संगठन मंत्री राकेश, विभाग संयोजक रोहित, गौतम नगर मंत्री शौर्य जैमन, राजस्थान विश्वविद्यालय AVBP जिला संयोजक अखिल दधीच, इकाई अध्यक्ष लेखराज समोता एवं इकाई के समस्त कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल अकाल ने कहा कि राजस्थान की सरकार एवं राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जिस तरीके से निरंकुशता का परिचय देते हुए आज 23 दिन धरने को चलते हो गए, फिर भी ना ही विद्यालय प्रशासन और ना ही राजस्थान सरकार के किसी नुमाइंदे ने धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं की सुध ली। यह राजस्थान सरकार जिन वादों को लेकर राजस्थान में आई है, उन्हीं वादों को इन्होंने दरकिनार कर दिया है। चाहे वह छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, चाहे वह मुक्त बालिका शिक्षा का मुद्दा हो, राजस्थान सरकार ने हर समय छात्रों के साथ, युवाओं के साथ धोखा किया है। राजस्थान सरकार जान ले कि छात्र कल नहीं आज का नागरिक है। अगर यह आपकी सरकार बना सकता है तो आपकी सरकार को गिरा भी सकता है। अगर सरकार नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। फिर सभी छात्रों ने पैदल मार्च किया एवं कुलपति सचिवालय की ओर गए। सभी छात्र के बाद कुलपति से मिलने पहुंचे तो कुलपति ने मिलने से इनकार कर दिया। वहां पर पुलिस का बहुत बड़ा जाब्ता करवा दिया। इसके बाद पुलिस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर भी कार्यकर्ताओं ने घायल होने के बाद भी अपना धरना कुलपति सचिवालय के बाहर जारी रखा। बाद में कुलपति सचिवालय में उसी समय कमेटी बनाकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं इकाई के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर कार्यकर्ताओं की 21 सूत्रीय मांगे मानी एवं सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन कार्यकर्ताओं को दिया। इसके बाद राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल अकाल, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय ठाकुर और संगठन मंत्री अर्जुन तिवारी, प्रांत मंत्री होशियार मीणा आदि ने कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल खत्म करवाई एवं धरना समाप्त करने की घोषणा की।
वही खबर सीकर से आ रही है, जहां दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने के 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 24 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राजकीय उच्च विद्यालय बाचला में आज शिक्षक संघ की बैठक आयोजित हुई। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाचला में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उप शाखा सेडवा की बैठक सभाध्यक्ष हनुमान राम बिश्नोई एवं अध्यक्ष गौतम चंद सुथार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आपको बता दें कि उप शाखा मंत्री किशोर कुमार जांगिड़ ने बताया कि 21 मार्च को चौधरी चरण सिंह किसान छात्रावास सिंधारी में होने वाले जिला महासमिति अधिवेशन एवं निर्वाचन हेतु बैठक में विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया तथा अधिवेशन हेतु वरिष्ठ अध्यक्ष रमेश कुमार बिश्नोई, उपाध्यक्ष मागाराम सेजू व मंत्री किशोर कुमार जांगिड़ को सर्वसम्मति से प्रचार प्रसार एवं सदस्यता विस्तार की जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मंत्री के अतिरिक्त पिंकू शर्मा एवं मगाराम सेजू ने अपने विचार रखे। वहीं बैठक में गोपीचंद मीणा, बसंत कुमार आचार्य, रामजीवन बिश्नोई, दुर्गाराम सेजू आदि बैठक में भाग लिया। वही खबर जयपुर से, जहां बेंगलुरु से जयपुर आ रहे विमान में सुरक्षित प्रसव किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि इंडिगो की उड़ान संख्या 6E459 सुबह 5:58 पर जयपुर के लिए रवाना हुई थी। वही महिला का नाम ललिता बताया जा रहा है, जिसने बच्चे को जन्म दिया है। उड़ान में मौजूद चिकित्सक ने यह कार्रवाई कर महिला की डिलीवरी करवाई है। वही खबर जयपुर के बनीपाक से, जहां चिकारा फायर स्टेशन के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का कार्यक्रम आयोजित किया। आज 17 मार्च को चिकारा कैंटीन नगर निगम फायर स्टेशन बनीपाक के बाहर जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर कांग्रेस सरकार के पिछले 2 साल से जन विरोधी नीतियों व कुशासन के विरोध में हल्ला बोल रैली निकाली, जिसमें पार्टी के विधायक, पार्षद, सभी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। वहीं अलका गुज्जर ने जमकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। तो इतनी पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, राजस्थान में वैसे तो नारी की अस्मिता राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन बहुत दुख होता है कि राजस्थान जो कि शौर्य और महिलाओं के सम्मान के लिए जाना जाता था, आज पिछले 1 साल में 80,000 से ज़्यादा मामले यहाँ पर दर्ज हो चुके हैं महिला अपराध के। उनमें 12,000 से ज़्यादा दुष्कर्म के हैं। ये हालत हो गई है कि थाने में मामले दर्ज नहीं होते हैं तो आत्मदाह कर लेती है माँ। आपने देखा कि जब दुष्कर्म के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ, माँ ने आत्मदाह किया, दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा जला दिया गया, थानों में दुष्कर्म हो रहे हैं, आज हॉस्पिटल में हुए। निरंतर ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जो शासन है उसका प्रशासन और गवर्नेंस देने की तरफ ध्यान नहीं है और महिला अपराध में राजस्थान आज नंबर 1 हो चुका है। वही खबर जयपुर से, जहां कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा किया गया। कलेक्ट्रेट पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। आपको बता दें कि पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। बैरिकेड्स गिराते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। सर, आप फोटो बनवा रहे हो, आपने पुलिस वाली गाड़ी लेट क्यों उठाई सर? नहीं, पुलिस वाली गाड़ी आपने छोड़ी ना पहले, कहने के बाद उठाई इसने, कहने के बाद उठाई सर इसने, इसका कहने से नहीं उठाई। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां यातायात पुलिस की मनमानी करने का मामला सामने आया है। जहां आपको बता दें कि दुर्लभ जी हॉस्पिटल के बाहर का ये मामला है, जहां से गाड़ियां उठाई जा रही थी, लेकिन आम लोगों की बाइक को उठा लिया गया, लेकिन पुलिस की बाइक को छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से वहां विवाद हो गया। गाली गलौज के बाद, काफी कहने के बाद यातायात पुलिस द्वारा वो बाइक को हटवाया गया। हाँ धर्मेंद्र जी, ये अभी जो गाड़ियां लेके गए हैं पुलिस वाले, क्या भेदभाव कर रहे थे? नहीं कर रहे थे? ये भेदभाव ही नहीं, ये जाति कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। जिस हॉस्पिटल में अपने मरीज को दिखाने के लिए लोग आए हुए हैं, हो सकता है भूलवश कोई अपनी गाड़ी खड़ी कर गया हो, लेकिन ये यातायात पुलिस की एक तरह से अत्याचार है उन मरीजों के परिजनों पर। और पुलिस का निशान लगी हुई गाड़ी को छोड़ करके अन्य सभी गाड़ियों को उठाया जा रहा है। ऐसा क्यों? पुलिस वाले क्या है? पुलिस वालों को अमरता का वरदान प्राप्त है, या वो अपने परिजनों को लाएं और कोई भी यातायात का या किसी भी तरह का कोई नियम तोड़े उनको सब माफ है? ये सहन नहीं होगा। ये सहन नहीं।
आप ये ऐसा नहीं है। कांग्रेस के भी तो पदाधिकारी मैं हैं, बता राजस्थान रहे थे। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल से प्रदेश संगठन मंत्री पूर्व जयपुर शहर प्रभारी हूँ और मैं इस यातायात पुलिस के कुकर्म का भर्त्सना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसकी ज्यादा से ज्यादा शिकायत की जाए। ऊपरी आला अधिकारियों को इस व्यक्तिगत रूप से इस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त। वही खबर मारवाड़ से, जहां फर्जी शादी करवाने वाला महाराज व लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र सिटी थाना पुलिस ने सातिर, धोखाधड़ी और फर्जी शादी कराने के आरोपी महाराज और फरार लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मारवाड़ के जीतपुरा गांव का महंत बाबूनाथ महाराज ने देवली गांव में एक युवक के साथ फर्जी तरीके से शादी करवाकर दूसरे दिन वापस उसी महिला को रुपए व जेवरात लेके फरार करवा लिया था, जिसका मामला मारवाड़ जंक्शन थाने में दर्ज करवाया गया है, जिससे उक्त महाराज फर्जी दुल्हन को ब्यावर से पुलिस ने गिरफ्तार कर मारवाड़ जंक्शन थाने में लाया गया और उनका मेडिकल करवाया गया और न्यायालय में पेश किया गया। साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों का 2 दिन की रिमांड की भी मांग की है। जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले के अंदर आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। साथ ही बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल का बयान आया और उन्होंने कहा कि फैसला भी आया सिर्फ 26 दिन में। 19 फरवरी को राजस्थान के पिलानी की यह घटना बताई जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि कल राजस्थान विधानसभा के अंदर भयंकर तरीके से हंगामा देखने को मिला है। शून्यकाल से ही विपक्ष धरने पर बैठा हुआ नजर आया और ये धरने के पीछे बैठने की आखिर वजह क्या थी, मैं आप सभी को बताता हूं। धरने के पीछे बैठने की वजह फोन टेपिंग मामला थी, जिसको वापस से उजागर किया गया है और इसकी जांच को लेकर के ही विधानसभा के अंदर इतना हंगामा देखने को मिला है। विपक्षी पार्टी का कहना है कि इस मुद्दे पर जांच की जाए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर यह मेरे द्वारा किया गया है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है और इसी के चलते हुए कल विधानसभा के अंदर हंगामा भी देखने को मिला है और साथ ही साथ मदन दिलावर को 7 दिन के लिए विधानसभा सदन से निष्कासित कर दिया गया है। यानी उन्हें 7 दिन के लिए सदन से सस्पेंड किया गया है, जिससे वह 7 दिन की कार्रवाई में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं, इसके जस्ट बाद में विधानसभा की खाली चल रही 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के भी तारीखों का ऐलान किया गया है, जिसके अंतर्गत 4 में से 3 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, जिसमें आप सभी को बता दूं सहाड़ा, सुजानगढ़, राजसमंद के लिए यह तारीखें जारी की गई हैं, जहां पर उपचुनाव किया जाएगा। 17 अप्रैल को यहाँ पर मतगणना की जाएगी, तो वहीं 23 मार्च को अधिसूचना जारी होगी और साथ ही साथ चौथी सीट जो वल्लभ नगर है उसके लिए अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार कभी NSUI तो कभी ABVP के द्वारा प्रदर्शन देखने को मिलता है और इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पर कभी धरना देखने को मिलता है, तो कभी लाठीचार्ज, तो कभी आपसी विवाद भी देखने को मिलता है। कल एक बार फिर ऐसा ही हुआ। कल ABVP के कई दिनों से वहां पे कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए थे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए वह कुलपति के ऑफिस तक पहुंचे, लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो पुलिस और उनके बीच में झड़प हो गई और लाठीचार्ज भी देखने को मिला है। और जब यह लाठीचार्ज हो तो इसके अंतर्गत एक पुलिसकर्मी की वर्दी भी फट चुकी है और पुलिस ने इसके अंतर्गत कई लोगों को अरेस्ट भी किया है और इसके बाद में उनका समाधान निकाला गया और उनकी कई मांगों को मान भी लिया गया है, जिसमें होशियार मीना ने वहां पर मौजूद रह करके सारी बातचीत की है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि राजस्थान के अंदर जो अपराध है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। कभी दुष्कर्म के मामलों में पहले तो आम आदमी का हाथ नजर आता था, लेकिन अब इसके बाद में पुलिस प्रशासन के हाथ नजर आने लगे। लेकिन जहां लोगों को बचाने वाला भगवान यानी डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी जो उनकी सेवा करते हैं, वो ही
अगर ये दुष्कर्म की हरकत करेंगे तो आखिर राजस्थान की जनता जाएगी कहाँ। कल राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर वैशाली नगर में एक ऐसी ही घटना देखने को मिली है, जहां पर एक निजी अस्पताल के अंदर आईसीयू वार्ड में भर्ती महिला के साथ में छेड़छानी की गई। छेड़छानी का आरोप भी बलात्कार के आरोप में ही गिनने में आता है और अगले दिन सुबह उस महिला ने लिख करके अपने पति को पूरी घटना के बारे में बताया। जब यह घटना के बारे में बताया तो उन्होंने पुलिस को कार्रवाई के बारे में बताया और पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। धौलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल नहीं भरने के कारण अंधेरे में डूबे हैं 10 गांव। आप सभी को बता दूं, डिस्कॉम ने 22 लाख की बकाया राशि पर 18 ट्रांसफार्मर उतारे। तो वहीं बकाये के लिए पूर्व में दिए गए थे नोटिस और नोटिसों का बकायेदारों पर भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। वहीं विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद भी सदन में हंगामा हुआ। बीजेपी ने सत्ता पक्ष के मंत्री उदयलाल आंजना पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को गाली देने का आरोप लगाया। वहीं जबकि सत्ता पक्ष ने आरोपों को नकार दिया है। वहीं खबर जयपुर से, जहां आरएएस भर्ती 2008 से ये मामला जुड़ा है। अदालती आदेश के बावजूद अयोग्य अभ्यर्थी को बाहर नहीं करने का ये मामला है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने आरपीएससी सचिव और कार्मिक सचिव को जारी अवमानना नोटिस जारी करी है, जिसमें जस्टिस अशोक गौड़ ने ये आदेश दिए हैं और बलराम राम यादव की याचिका पर आदेश दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक विभागीय कोटे से जुड़ा है ये मामला। वहीं जयपुर में एसआई भर्ती 2016 को लेकर पंचवर्षीय योजना साबित हुई है। 2006 में निकाली गई भर्ती को 5 साल बाद भी पूरा होने का इंतजार है। 330 पदों पर निकाली गई थी पुलिस उप निरीक्षक पदों पर भर्ती। वहीं साल 2018 में परीक्षा और साल 2019 में शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई थी। वहीं खबर, भारतीय वायुसेना का एक मिग-21 बाइसन विमान आज सुबह क्रैश हो गया है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर एयरबेस पर प्रशिक्षण के लिए रवाना होते समय लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में आईएएफ ने ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता को खो दिया है। वायुसेना ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। साल भर से बंद एसी ट्रेनों को अब रेलवे बोर्ड ने धीरे धीरे शुरू करने का निर्णय लिया। रेलवे बोर्ड के ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े एक सीनियर अफसर का कहना है कि फर्स्ट फेज में अभी जयपुर, मुंबई सहित देश भर के अलग राज्यों से चलने वाली तुरंतों को शुरू किया गया और इसके बाद अप्रैल तक अन्य एसी ट्रेनों को भी शुरू किया जाएगा। जयपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली सबसे लोकप्रिय डबल डेकर भी इसी माह के अंत तक शुरू हो जाएगी और इसके लिए बोर्ड को पिछले दिनों प्रस्ताव भी भेज दिया गया था। और इसके अलावा नॉर्दर्न रेलवे की दिल्ली अजमेर वाया जयपुर शताब्दी ट्रेन का भी अप्रैल माह में संचालन शुरू किया जाएगा। साथ ही जयपुर सहित उत्तर पश्चिम रेलवे के अन्य यात्री ट्रेनों का संचालन भी अप्रैल माह में किया जाएगा। और गौरतलब तो यह भी है कि फिलहाल जयपुर दुरंतो को स्पेशल नंबर से ही संचालित किया गया है, जिसके चलते हुए इस ट्रेन में तत्काल का किराया लगेगा और वो फ्लैक्सी भी होगा। राजस्थान के बाड़मेर जिले में सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट रिफाइनरी को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरीके से गंभीर हो गए। मुख्यमंत्री गहलोत रिफाइनरी क्षेत्र में अब तक 3 बार दौरा कर चुके हैं और सीएम ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के निर्देश भी दिए कि किसी तरह की कोई कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। प्रोजेक्ट से राजस्थान की तकदीर और तस्वीरें बदल जाएंगी। राजस्थान के पचपदरा में सबसे बड़े रिफाइनरी प्रोजेक्ट का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और इस प्रोजेक्ट से सूबे की तकदीर बदल जाएगी। यही वजह है कि रिफाइनरी प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लिहाजा मुख्यमंत्री गहलोत खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए लगातार सीएम खुद नज़र बनाए हुए हैं ताकि अधिकारी गंभीर रहें। राजस्थान के झुंझुनू में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने 15 दिन में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई। आपको बता दूं, चालान पेश होने के बाद 15 दिन में कोर्ट का फैसला आ गया और मामले में पुलिस ने 9 दिन में चालान पेश कर दिया और दरिंदगी की वारदात 19 फरवरी को हुई थी। राजस्थान के झुंझुनू में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने 15 दिन में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई है। और आपको बता दूं, चालान पेश होने के 15 दिन में कोर्ट का फैसला आ गया और मामले में पुलिस ने 9 दिन में चालान पेश कर दिया था और दरिंदगी की वारदात 19 फरवरी को हुई थी। राजस्थान में कोरोना फिर रफ्तार पकड़ रहा है और प्रदेश में मंगलवार को 241 नए कोरोना के मरीज सामने आए। यह आंकड़ा लगातार 6वां दिन है जब प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 200 से ज़्यादा रहा। और इसी बीच डूंगरपुर में आज एक व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हो गई और प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ने का ही परिणाम है कि प्रदेश में 16 दिन के अंदर एक्टिव केस 2 गुने हो गए। मंगलवार को नए संक्रमित मरीजों के बाद राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3,23,461 हो गई, जबकि अब तक संक्रमण से 2,791 मरीजों की जान जा चुकी है। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के 13वें दिन बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने विधानसभा का घेराव किया। काफी संख्या में संघ के सदस्य विधानसभा चौक तक रैली निकाली और जमकर गुब्बारा निकाला। आप सभी को बता दूं, प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों ने आरोप लगाया कि ट्रेनिंग कर 1 दशक से ज़्यादा समय बीत चुका है। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों का असर घरेलू क्रिकेट पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सभी एज ग्रुप टूर्नामेंट निलंबित करने का फैसला लिया है और इसमें मई-जून में होने वाला वीनू माकंड अंडर 19 टूर्नामेंट भी शामिल है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आईपीएल 2021 के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी और फिर घरेलू टूर्नामेंट कराने पर विचार किया जाएगा। कोरोना वायरस से हालात चिंताजनक होते हुए जा रहे हैं। मंगलवार को देश भर के अंदर 28,930 कोरोना पॉजिटिव मिले और बीते 24 घंटों में 17,741 ठीक भी हो गए। तो वहीं 188 लोगों की मौत हो गई और मंगलवार को नए संक्रमितों में सबसे ज़्यादा 18,864 मरीज सिर्फ महाराष्ट्र में ही मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 1,14,09,595 लोग संक्रमित हो चुके हैं। किसी ज़माने में शांत माने जाने वाला सन सिटी जोधपुर अब अशांत हो गया है। प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर शहर में अब गैंगवॉर, फायरिंग और जघन्य हत्याकांड आम बात हो गई है। वहीं राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के 4 जिलों में जोधपुर में से आतंक मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के 4 जिलों से जोधपुर में बड़े पैमाने पर हथियार तस्करी भी हो रही है। इसके चलते जोधपुर हथियार तस्करी का बड़ा अड्डा भी बन गया और उन्हीं हथियारों के बलबूते पर बदमाश बेखौफ हो गए हैं। इंग्लैंड की टीम क्यों दुनिया की नंबर 1 टीम में है, ये उनसे अहमदाबाद में खेले गए तीसरे मैच में एक बार फिर साबित कर दिया है। तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने 8 विकेट से जीत दर्ज की और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 156 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड के लिए लक्ष्य काफ़ी छोटा था। इंग्लैंड के लिए विकेटकीपर जॉर्ज बटलर ने ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाया। मॉर्निंग अपडेट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।